वंदना और मनोज की शादी करीब 3 महीने पहले हुई थी। इतने कम समय में वह 5वीं बार अपने मायके में रहने आ गई। पति मनोज को ऐसा करने पर कोई एतराज़ नहीं था। उसे पता था कि जब वह लौटेगी तो खूब सारा सामान व रुपये साथ लाएगी। वंदना अपने पिता शैलेंद्र जी और भाई विकास की खास लाडली थी। उसका हालचाल पूछने के बाद शैलेंद्र जी फ़ोन पर कारोबारी बातें करने में व्यस्त हो गए और विकास फैक्ट्री का काम देखने चला गया। अचानक वंदना को ख्याल आया और उसने अपनी माँ कमला से पूछा, भाभी कहाँ है माँ? अपने कमरे में आराम कर रही है। कमला की आवाज़ में चिंता के स्वर उभरे। क्यों? कल रात वह गुस्लखाने में फिसल गई थी। आज कमर में तेज़ दर्द होने के कारण उससे हिला भी नहीं जा रहा है। उफ, वंदना ने अजीब सा मुंह बनाया। थोड़ी देर बाद तू ही उसके साथ डॉक्टर के यहाँ चली जाना। सॉरी माँ, मैं यहाँ आराम करने और मौज मस्ती करने आई हूँ। मुझे किसी काम के झंझट में मत डालो प्लीज़। कमला को अपनी बेटी की यह बात अच्छी नहीं लगी कि वह अपनी कविता भाभी से मिले बिना नहाने धोने के लिए अपने पुराने कमरे में घुस गई। वंदना नहा धोकर सो गई। जब वह कमरे से बाहर आई तब तक लंच का समय हो गया था। डाइनिंग टेबल पर होटल से आया खाना सजा था। वंदना इस बात से खुश हुई, पर उसके भाई और पिता नाराज़ हो उठे। उन्हें बाहर का खाना पसंद नहीं था। मैं कविता को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, फिर घर में खाना कौन बनाता? कमला जी ने नाराज़गी भरे अंदाज में अपनी तरफ से सफाई दी। वंदना बना सकती थी। ये शब्द उन दोनों में से किसी की ज़बान पर नहीं आए, क्योंकि इस घर में वंदना पर घर के कामों की जिम्मेदारी डालने की अहमियत दोनों ने कभी महसूस ही नहीं करी थी। खाना खाने के बाद वंदना ने 10 मिनट का समय कविता के साथ बिताया, फिर अपने कमरे में घुसकर उपन्यास पढ़ने में मगन हो गई। शाम को वंदना अपनी एक पुरानी सहेली से मिलने चली गई। लौटने के बाद देर तक मनोज से फ़ोन पर गपशप करती रही। रात का खाना कमला ने अकेले बनाया। बेटी ने काम में ज़रा भी हाथ नहीं बटाया। इस बात का गुस्सा मन में लगातार बना रहा। इसी कारण कपल का माइग्रेन का तेज़ दर्द उभर आया और वह बिना खाना खाने सोई चली गई। कविता का खाना उसके कमरे में विकास लेकर गया। वंदना ने अपनी भाभी का ख्याल रखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगले दिन सुबह कमला तेज़ सिर दर्द के कारण पलंग से उठ नहीं पाई। जब तक वंदना अपने कमरे से बाहर निकली तब तक शैलेंद्र जी और विकास बिना नाश्ता किए काम पर निकल चुके थे। वंदना ने अपने वे कविता के लिए मक्खन ब्रेड तैयार किए। यूँ किचन में काम करते हुए उसका मूड काफ़ी ख़राब हो गया। कमर का दर्द कल से ज़्यादा बढ़ गया है। कविता के मुंह से यह बात सुनकर वंदना और ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई। कमला ने वंदना के सामने फ़ोन करके अपने पति व बेटे को बाहर ही लंच करने की सलाह दी। रसोई में घुसने के झंझट से बचने के लिए वंदना अपनी एक अन्य सहेली के घर चली गई। शाम को लौटी तो पाया कि कमला सिर पर चुन्नी बांधे कमरे में लेटी है। रात का खाना तैयार करने के लिए तब वंदना को मजबूरन रसोई में घुसना पड़ा। मैं यहाँ गैस के सामने खड़े होकर पसीना बहाने नहीं आई हूँ। तुम सास बहू को यूँ साथ साथ बीमार पड़े रहना है तो मुझे वापस भेज दो। खाना पकाते हुए वंदना लगातार यूँ बड़बड़ाकर अपना गुस्सा प्रकट कर रही थी। अभ्यास न होने के कारण वंदना खाना अच्छा नहीं बना सकी। उसके पिता व भाई ने तो चुपचाप आधा अधूरा पेट भर लिया, पर कमला चुप नहीं रह सकी। तुम ढंग से दाल सब्जी भी नहीं बना सकती हो वंदना, कमला ने उसे डांटा। मुझे शर्म आ रही है यह सोचकर मनोज के साथ तुम कैसे कैसे नाम सुनती होगी। मनोज के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ और सब मुझे सिर आंखों पर बैठाकर रखते हैं, वंदना ने चिढ़कर जवाब दिया। जिस पत्नी को घर के काम नहीं आते उसकी पति के घर में कभी कोई इज्जत नहीं होती है वंदना। मेरी होती है, क्योंकि मेरे सास ससुर अलग रहते हैं और उन्हें न माइग्रेन है और न मेरी ननंद की कमर में दर्द रहता है जो उन्हीं के साथ रहती है। कविता और मुझे ताना दे रही हो तुम। माँ, तुम जैसा चाहो वैसा समझ लो, मुझे भूख नहीं रही है। नाराज़ वंदना झटके से कुर्सी से उठी और पैर पटकती अपने कमरे में जा घुसी। विकास, तुम कल कविता को स्पेशलिस्ट को दिखाओ। वंदना मायके आकर परेशान और नाराज़ रहे। ये बात ठीक नहीं। शैलेंद्र जी भी नाराज़ से हो उठे और अपने कमरे में चले गए। माँ, कविता कामचोर तो बिल्कुल नहीं है।
कमर दर्द का बहाना नहीं कर रही है वह। विकास ने भी नाराज़गी दर्शाते हुए अपनी पत्नी का पक्ष लिया। मुझे मालूम है कि मेरी बहू काम करने वाली और समझदार है। तुम वंदना की बातों पर ध्यान देकर परेशान मत हो। उसे खुद को अच्छी गृहिणी बनने की समझ अभी तक नहीं आई है। विकास को यूं समझाकर शांत करने के बाद कमला गहरे सोच विचार में लीन हो गई। अगले दिन विकास कविता को हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने ले गया। बाद में दोनों कविता की बुआ के घर चले गए। रात को दोनों वहीं से खाना खा कर लौटे। वंदना को सारा दिन किचन में काम करना पड़ा। इस कारण वह भरी बैठी थी और उनके घर में घुसते ही दोनों से झगड़ पड़ी। ये कमर दर्द का अच्छा बहाना है, जिसके कारण खूब घूमने का मौका मिलने लगा। उसने जहर बुझे स्वर में दोनों को सुनाया। फिल्म देखो, बाजार में घूमो, नौकरानी की ड्यूटी देने के लिए ही तो मैं मायके आई हूँ। बेकार की बातें मुंह से निकालकर दिमाग खराब मत कर वंदना, विकास ने उसे डांट दिया। दिमाग तो तुमने अपनी पत्नी का खराब कर रखा है, उसे ज़रूरत से ज़्यादा सिर चढ़ाकर। अरे जो इंसान ठीक खा रहा है, ठीक से सो रहा है, रिश्तेदार के यहाँ घूमने जा सकता है, उसे घर का काम करने में क्या आफत आ जाती है। कविता को काम करना कभी नहीं खटकता है। यह तो तुम ही कामचोर हो, जिसकी 2 दिन काम कर लेने से ही जान निकल जा रही है। विकास ने इन वाक्यों ने वंदना को पूरी तरह भड़का दिया। वह खूब बोली और रोई भी। पूरे घर का माहौल उसने कलेश के कारण तनावपूर्ण और बोझिल हो गया। अंत अपने पिता की डांट सुनकर वंदना चुप हुई। अगर मुझे ही सारा काम करना है तो भाभी को यहाँ शोपीस बनाकर रखने की क्या ज़रूरत है। मायके में जाकर क्यों नहीं आराम करती हैं। कमरे में घुसने से पहले वंदना ने अपना गुस्सा यूँ प्रदर्शित किया। अगले दिन सुबह वंदना को यह देखकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि कविता का भाई उसे मायके ले जाने के लिए आया हुआ है। विकास के हाव भाव से उसकी नाराज़गी साफ झलक रही थी। इस कारण घर में कोई ज़्यादा बोल भी नहीं रहा था। कविता ने जब विदा ली तब वंदना उसे यह सुनाने से चूकी नहीं। भाभी, मुझे मालूम है कि आप मेरे यहाँ आकर रहने से खुश नहीं हो। मेरे विदा होते ही आपका कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा और यहाँ वापसी भी आ जाओगी। कविता की आंखों में जो आंसू उभरे उन्हें नाटक बताकर वंदना ने खारिज कर दिया। कविता के न रहने पर वंदना ने घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाना खुशी खुशी किया। विकास उससे नाराज़ बना रहा। कमला भी चुप चुप रहती। अपने पिता में भी उसने बदलाव महसूस किया। वे भी गंभीर और सोच में डूबे नजर आते। मायके आकर वंदना इस बार न केवल ज़्यादा आराम कर सकी, न मौज मस्ती। लौटने वाले दिन उसे एक और झटका लगा। कमला ने उसे अपने पास बैठाकर चिंतित लहजे में जानकारी दी। वंदना, तुम्हारे भाई और पिता दोनों का बिजनेस में अचानक तगड़ा नुकसान हुआ है। कर्जा लेने की नौबत आ गई है। उफ, यह तो बड़ी बुरी खबर है माँ। वंदना की आंखों में फौरन चिंता के भाव उभरे। इस बार मनोज से तुम हमारी तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना। माफ़ी किस बात के लिए? हम अपनी मजबूरी के चलते तुम्हारे साथ न कोई सामान भेज पाएंगे, न ही रुपये दे पाएंगे। इस बात की तुम सब फिक्र न करो। पहले क्या तुम लोगों ने उन्हें इतना सारा नहीं दे रखा है? सब जल्दी ठीक हो जाएगा और उन सब की अगर कोई शिकायत हुई भी वह भी दूर हो जाएगी। जब तक बिजनेस संभल नहीं जाता हम तुमसे मिलने भी नहीं आ पाएंगे। तुम अपना ध्यान रखना बेटी। कमला की आंखों में आंसू छलक आए। मेरी फिक्र मत करो माँ, मुझे अपने घर में कोई दिक्कत न कभी हुई है और न आगे होगी। इसी तरह से आश्वासन अपने भाई व पिता को देते हुए वंदना ने उन दोनों की भी चिंता दूर करने की कोशिश दिल से करी। वंदना उनके सामने खूब मुस्कुराती रही, पर वापस घर से में कदम रखते हुए उसका मन भी अजीब सी बेचैनी से भर उठा। ये पहला अवसर था जब वंदना के सामान में सासू सर, ननंद व पति के देने के लिए कई सारे उपहार मौजूद नहीं थे। सबको उम्मीद रहती थी कि घर में एसी लगवाने को वह रुपये साथ लाई होगी, पर उसका पर्स खाली था। मनोज के पिता का फ़ोन मनोज के पास आया कि उसके पास कुछ पैसे हों तो वह नया सोफ़ा खरीद ले। बिजनेस में ज़्यादा नुकसान हो जाने के कारण इस बार मैंने पापा और भैया को अपने ऊपर खर्चा करने से बिल्कुल रोक दिया। आप ये बुरी खबर सबको बता देना। मनोज को यह बताते हुए वंदना ने खुद को शर्मिंदा होते महसूस किया तो उसे अपने ऊपर तेज़ गुस्सा आया। वह अकेले मनोज के साथ तो रहती थी, पर मनोज के माता पिता, भाई बहन वंदना के लाए सामान के बड़े हक से इस्तेमाल करते थे। मनोज ने वंदना से कुछ कहा तो नहीं, पर वंदना ने उसकी आंखों की चमक को साफ बुझते देखा। उस रात जब दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे तो वंदना ने बताया कि खाली हाथ अपनों के प्रति बाकी लोगों की प्रतिक्रिया भी उसके प्रति बड़ी खराब रही। आजकल सेंसेक्स उछाल मारकर आसमान छू रहा है और समधी जी का बिजनेस घाटे में चला गया।
अपनी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई। मनोज ने अपने पिता की बात दोहराई। देखो जी, इस बात का जिक्र करना बंद करो कि खाली हाथ मैके से आई है। यूं दोनों घरों की बाहर वालों के सामने बेइज्जती कराने से क्या फ़ायदा है। उसकी सास की नाखुशी उसकी आवाज़ की चुभन से साफ झलक रही थी। बढ़ती गर्मी में इस साल भी सहना पड़ेगा, कहकर मनोज उसे यूं गुस्से से घूरा जैसे एसी ने लगवाकर वंदना ने कोई जुर्म किया हो। किसी बाहर वाले के सामने वंदना के मायके से खाली हाथ आने का जिक्र नहीं करेंगे। इस बात को कई बार उसके सामने दोहराने के बावजूद किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया। हर रिश्तेदार, पड़ोसी व परिचित के सामने यह बात कह दी गई कि बहू के मायके से मिलने वाली चीज़ों का दुनिया को लालच हो, पर हमें बिल्कुल नहीं है। हमारी वंदना इस बार मैके से खाली हाथ आई है, पर हम में से किसी के माथे पर कोई शिकन नहीं है। ने मुंह पर शिकायत का एक शब्द। वंदना ने 2 दिन बाद रात को मनोज से शिकायत करी। आपके घर वालों ने यह क्या तमाशा बना रखा है। मुंह से वे कुछ भी कहें, पर मन लालची है सबके, और यह बात मेरी समझ में अब अच्छी तरीके से आ गई है। ये देखकर मेरे मन को गहरा सदमा लगा है कि उन सब का मेरे प्रति प्यार, उनके व्यवहार की मिठास मेरे मायके से आने वाले सामान और रुपये के कारण ही थी। मेरे घर वाले लालची नहीं हैं। उन्हें अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने रीति रिवाज न निभाते हुए तुम्हें यूँ खाली हाथ भेज दिया। इस कारण हमारी भी बेइज्जती हुई है। मनोज के इस कठोर जवाब को सुनकर वंदना रुआंसी हो गई। कड़वी चुभने वाली बातें उसे और भी कई मामलों में सुनने को मिलने लगी। उसे नॉवेल पढ़ने का शौक था। इस बार से पहले मायके जाने से पहले उसे अपने इस शौक को पूरा करने का खूब मौका खुशी खुशी दे देते थे। घर का बहुत सा काम कर देते थे। मनोज की माँ भी आए दिन खाना बना देती थी। एक बाई भी आती थी। अब सबका व्यवहार बदल गया। उसने नॉवेल खोला नहीं कि मनोज कोई शिकायत भरी बातें सुनाकर उसके लिए कोई न कोई काम निकाल लेता। समझदार पत्नी ने नॉवेल पढ़ती हैं, ने देर तक सोती हैं। अब तुम नई नवाली नहीं रही हो वंदना। घर के कामों की जिम्मेदारी संभालनी शुरू करो। अब सास ससुर की नई टोका टोकी की शुरुआत से वंदना का दिल तो बहुत कुढ़ता, पर पति के आदेश का पालन करने को वह मजबूर थी। मनोज ऑफिस से लौटा तो उसे रोज़ ही उसे खूब सुनाता कि किसकी पत्नी क्या क्या खाना टिफ़िन में देती। वंदना, तुम्हें ढंग से सब्जी तक बनानी नहीं आती। धेले भर का काम नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने। तुम्हें पूरा दिन सोने को मिले तो भी कम है। तुम्हारा अमीर बाप की बेटी होना मेरे किस काम का। ऐसी शिकायतें वे रोज़ रोज़ होने वाले क्लेशों के कारण वंदना मनोज के संबंध बिगड़ने लगे। वंदना अपना पक्ष बयां करती तो मनोज ध्यान से उसकी बातें सुनने के बजाय फौरन चिढ़ और गुस्से का शिकार हो जाता। गुस्से में आकर उसने एक शाम वंदना के कई नॉवल फाड़ दिए। तुम सुधर जाओ, नहीं तो किसी दिन मेरा हाथ तुम पर उठ जाएगा। एक दिन मनोज के मुंह से ये धमकी सुनने के बाद वंदना कई घंटे रोती रही और पूरे 3 दिनों तक उसने उससे सीधे मुंह बात नहीं करी। वंदना का अपने पति व ससुराल वालों के बदले व्यवहार को देखकर खूब खून फूंकता तो दूसरी तरफ उसके मन में अपने माता पिता व भाई के प्रति भी गहरी शिकायत व नाराज़गी बढ़ती गई। सारी समस्या की जड़ में इस बार उन लोगों ने मेरे साथ सामान व रुपये न भेजना है। सारी दुनिया अपनी विवाहित बेटियों के ससुराल वालों को खूब देती है, उनके ने देने की मजबूरी होगी, पर मेरी जान तो मुसीबत में डाल दी उन्होंने। ऐसी बातें सोच सोच कर वह मारे तनाव के अपने सिर में भयंकर दर्द पैदा कर लेती है। पिता के घर से लौटने के करीब महीने भर बाद वंदना का एक रविवार का दिन तो बहुत ख़राब बीता। उस दिन मनोज ने डांट फटकार व अपमान के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। सबसे पहले तो नाश्ते में बनाए पोहे में उसने बहुत तेज़ नमक पड़ गया। नाराज़गी दर्शाते हुए वह लंच के समय कमरे से बाहर नहीं आई तो मनोज ने उसकी चिंता नहीं करी। मनोज ने सिर्फ एक बार आकर खाना खाने को पूछा। वह पास के किसी होटल से खाना लाया था। वंदना ने इनकार किया तो बाद में कोई उसका हाल पूछने नहीं आया। दोपहर बाद वंदना ने देखा कि 2 सूखी पूरियाँ थी। शाम को मनोज अपने दोस्तों से मिलने चला गया। वहीं से वह माता पिता के घर चला गया। उपेक्षित व अपमानित महसूस करती हुई वंदना कभी गुस्से से सबके खिलाफ बड़बड़ाने लगती तो कभी दुखी होकर आंसू बहाती रही। तभी वंदना की माँ कमला का फ़ोन आया तो वह ज्वालामुखी की तरह आग उगलने लगी। तुम सबकी कंजूसी और नासमझी की सज़ा आज मुझे भुगतनी पड़ रही है माँ। पहले तुम सबने मेरे लालची ससुराल वालों को दे देकर आदतें ख़राब क्यों करी। इस बार तुम लोगों ने हाथ खींचकर अच्छा नहीं किया माँ। यहाँ मनोज ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। इस नर्क में जीने के बजाय मैं आत्महत्या करना बेहतर समझूंगी। भावावेश के कारण वंदना की ऊंची आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी।
वंदना देर तक अपने मन की भड़ास निकालती रही। कमला ने बड़े सब्र से उसकी बातें अधिकतर खामोश रहकर सुनी। अपनी शिकायतों से खाली हो चुकने के बाद वंदना दुखी होकर रोने लगी। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, उसने सुबकते हुए पूछा। इन लोगों का लालची रूप देखकर मेरा मन कांप जाता है। कैसे गुजरेगी मेरी जिंदगी रात दिन के क्लेश व ताने झेलकर। मेरी बात ध्यान से सुनोगी बेटी? कमला की गंभीर आवाज़ वंदना के कानों में पहुंची। हाँ माँ, वंदना के आंसू पोंछते हुए वादा किया। देख बेटी, समाज में हम सबका जीवन लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है। बिना दिए कुछ नहीं मिलता। तुम ठीक कह रही हो माँ। इस बार मेरी ससुराल वालों को आप लोगों ने कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझे प्यार, इज्जत व सुख सुविधाएं देना बंद कर दिया है। कुछ पलों की खामोशी के बाद कमला ने कहा, बेटी, बुरे वक्त में हमें सीख लेनी चाहिए, अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। तेरे पिता और भाई तुझे लाड़ के कारण कुछ ज़्यादा देते रहे थे, पर तूने उसका गलत मतलब निकाल लिया। मायके के साथ जीवन नहीं कटता, जीवन तो बेटी जाति के साथ कटता है। और पति के माँ बाप, भाई बहन का ख्याल रखना तुम्हारी ड्यूटी है। हमारे पैसे के चक्कर में तुम पत्नी बनने से रह गई और सोचने लगी कि मनोज तुम्हारे पैसों का दीवाना है। यह बताओ कि तुमने रात के अलावा मनोज को कब एहसास जताया कि तुम उसकी पत्नी हो? थोड़ी देर रुककर उन्होंने आगे कहा, मनोज और उसके माता पिता का फ़ोन मेरे पास 4 दिन पहले आया था। उनकी नाराज़गी तुम्हारे पैसे न लाने से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से है। तुम अपने व्यवहार से मनोज के साथ वही करो जो तुम चाहती हो कि मनोज तुम्हारे साथ करे। वे सब तुम्हारा और मनोज का भला चाहते हैं। सुनो, घर ठीक कर लो, नहा धो लो। तुम्हारी सास ने कहा कि वे सब घर का बना खाना लेकर तुम्हारे घर 2 घंटे में मनोज के साथ आ रहे हैं। उन्हें निराश न करना बेटी। वंदना यह सब सुनकर खुद को मन ही मन धिक्कारने लगी कि उसकी इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी समझ कहाँ गई। उसने माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें कोई शिकायत न होगी, पर अगले संडे तुम और पापा भाभी भाई के साथ डिनर पर आना। मैं बताऊंगी कि खाना बनाना किसे कहते हैं। 2 रविवारों के बाद मनोज और वंदना ऐसे हो गए जैसे वे एक